वो दौर था जब चारों तरफ अंग्रेज़ी हुकूमत की गुलामी की जंजीरें थीं, तो दूसरी तरफ दिलों में आज़ादी का हुंकार। दोस्तों, जब कलम ही हथियार थे और शब्द ही बगावत, तो दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज़ उठी जो इल्म, ईमान और इनकलाब पे आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स के बारे में इस वीडियो में बात हो रही है, बल्कि दोस्तों जिन्होंने जेल की दीवारों से पीछे से भी और जेल की सलाखों के पीछे से भी आवाज़ दिया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक बल्कि नहीं बल्कि ज़हनी भी होनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महान शख्स की जो आज़ाद भारत में शिक्षा के शिल्पकार, महान और भारत की आत्मा की आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद साहब की, जिनकी आज 137वीं बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों। और आज इस बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस वीडियोस के माध्यम से हम उन्हें एक खिराज अकीदत पेश करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो, हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मौलाना आज़ाद साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि उनकी जो जीवनी है, जो उनकी एक किताब है दोस्तों, जो उनके द्वारा दोस्तों इंटरव्यू दिया गया है और जिसे कि संपादन किया गया हुमायूं कबीर के द्वारा, जो कि उनके बड़े करीबी रहे। तो आज की ये पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो दोस्तों इसी किताब पे आधारित है, इंडिया विंस फ्रीडम पे आधारित है, जिसमें हम लोग उनके खुद के एक्सपीरियंसेस को, राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अनुभवों को इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के उनके जो वंशज थे दोस्तों, वो लोग हेरात के रहने वाले थे। ईरान का एक शहर हेरात, वहाँ के रहने वाले थे। और वो लोग बाबर के शासनकाल में, मुगल काल में बाबर के शासनकाल में भारत में आकर के बस गए थे। दोस्तों, उनके परिवार के लोगों ने शिक्षा में हमेशा से उनका बहुत ही बड़ा नाम रहा, उनके परिवार के लोगों का। खुद उनके पिता खैरुद्दीन बिन अहमद शिक्षा के एक इस्लामिक शिक्षा के एक महान स्कॉलर या विद्वान थे दोस्तों। उनका पूरा परिवार मुगल दरबार में अलग अलग पदों पे काम करता रहा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान देता रहा दोस्तों। और परिवार उनका दिल्ली में बसा हुआ था। लेकिन दोस्तों, किसी वजह से 1880 के आसपास में इनका परिवार सऊदी अरबिया के मक्का में जाकर के बस गया। वहीं पे मक्का में ही उनके पिता खैरुद्दीन बिन अहमद, जिसका नाम था, इस दंपति ने दोस्तों एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इतिहास में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फेमस हुए। दोस्तों, इसी सऊदी अरबिया में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का 1888 में जन्म हुआ। जन्म के कुछ वर्षों के बाद उनके पिता उनको वापस भारत लेकर के आ गए। 1890 में उनके पिता अपने किसी बीमारी के इलाज के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता वापस लेकर के आ गए, परिवार को कलकत्ता वापस लेकर के आ गए और यहीं पर आकर के वो लोग बस गए। इसके बाद दोस्तों आगे की स्टोरी ये है कि पूरा जीवन उन्होंने भारत में ही गुजारा। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शुरुआती शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी उनके पिता खैरुद्दीन बिन अहमद साहब ने लिया। चूँकि दोस्तों उनके पिता स्वयं, जैसे मैंने बताया कि इस्लामिक शिक्षा के दोस्तों महान विद्वान थे, तो उन्हें कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। घर में ही रह करके उन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी धर्म ग्रंथ थे, उसके अलावा दोस्तों फ़ारसी, अरबी और उर्दू सभी भाषाओं की उन्होंने गहरी शिक्षा ली और एक समझ विकसित की और सभी किताबों का गहराई से अध्ययन किया। दोस्तों, शुरुआत में उनकी जो शिक्षा, कुछ स्रोतों में ऐसा लिखा हुआ है कि अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अपनी शिक्षा मिस्र के अल अजहर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी दोस्तों। लेकिन जब इस तथ्य की गहरी छानबीन की गई है तो पता ये चला कि ये तथ्य पूरी तरीके से सही नहीं है। हो सकता है दोस्तों उन्होंने अल अजहर यूनिवर्सिटी में कभी यात्रा की हो या किसी खास मुद्दे को लेकर के विजिट किया हो, लेकिन उनके शिक्षा प्राप्त करने को लेकर के जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये सही बात है दोस्तों कि आज़ाद की शुरुआती पढ़ाई जो है उनके परिवार में, उनके पिता की देखरेख में हुई और सभी जो भी दोस्तों प्रमुख पुस्तकें थीं उनका ज्ञान उन्होंने घर पर ही हासिल किया। लेकिन दोस्तों, इस्लामिक शिक्षा का ज्ञान लेने के बाद कुछ ऐसा वक्त गुजरा, कुछ ऐसे हालात बने
कि जल्दी ही ये सर सैयद अहमद खान के तार्किक विचारधारा से बड़े प्रभावित हुए। सर सैयद अहमद खान को जल्दी ये बात समझ में अबुल कलाम आज़ाद साहब को जल्दी ये बात समझ में आ गई कि पाश्चात्य शिक्षा, तार्किक ज्ञान, पाश्चात्य शिक्षा एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ एक अच्छे समुदाय, प्रगतिशील समुदाय, एक अच्छे राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस बात में शिक्षा के मुद्दे को लेकर के अबुल कलाम आज़ाद साहब सर सैयद अहमद खान से काफ़ी इत्तेफाक रखते थे। और जिस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने कुरान को एक नई प्रकाश में देखने की कोशिश की, उसी तरीके से इन्होंने भी तफसीर कुरान नाम की एक किताब लिखी जो अधूरी रह गई दोस्तों। लेकिन उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि कुरान को भी एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, उस पर तफसीर यानी कि उसको एक नया एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने एक किताब लिखने का प्रयास किया था। खैर, जो भी हो दोस्तों की सर सैयद अहमद खान के तार्किक और पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के वकालत से प्रभावित होकर के इन्होंने भी आधुनिक शिक्षा की तरफ कदम रखा और तार्किक और पाश्चात्य शिक्षा और भारत और दुनिया की दोस्तों कई महत्वपूर्ण भाषाओं का अध्ययन किया। दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम आज़ाद क्यों है। दोस्तों, ये आज़ाद नाम इसीलिए पड़ा कि जब उन्होंने देखा कि इस्लाम धर्म की जो बातें हैं, जो इस्लाम धर्म का मूलभूत दर्शन है, उसमें तो काफ़ी एकता है, यानी कि उसमें तो काफ़ी सारी बातें एक हैं, मूलभूत बातों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके तफसीर को लेकर के अलग अलग विद्वानों में बहुत मतभेद है। जब उन्होंने इस बात का गहराई से अध्ययन किया, इस मतभेद को जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, तो उनको ये बात समझ में आया कि तार्किकता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और किसी भी धर्म ग्रंथ को या किसी भी धार्मिक मुद्दों को तार्किक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दोस्तों, इसी तार्किकता का या यूँ कहें दोस्तों कि इसी रेशनैलिटी को अपने अंदर डेवलप करने के कारण ही और पुराने पूर्वाग्रहों और परंपराओं से दूर हटने के कारण ही उन्हें आज़ाद नाम दिया गया। उन्होंने अपना नाम आज़ाद रखा। आज़ाद एक सिंबॉलिक, आज़ाद दोस्तों एक सांकेतिक मतलब था, नाम था, जिसका अर्थ था कि उन्होंने आज अपने आप को पुराने परंपराओं, प्रथाओं और दोस्तों ऐसे सारे विचारों से जो पूर्वाग्रहों से युक्त हैं, उससे वो अपने आप को आज़ाद करते हैं। इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम साहब का नाम आज़ाद पड़ गया। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे करके उनके अंदर दोस्तों राष्ट्रीयता के भी अंकुर फूटना शुरू हो गए थे। वो भारत की दुर्दशा को लेकर के चिंतित थे और कहीं ना कहीं दोस्तों एक जवान खून उस समय, जो कि दोस्तों महज 25-26 वर्ष के थे, उनको ऐसा एहसास होने लगा कि भारत की समस्या का एक ही समाधान क्रांतिकारी आंदोलन है। दोस्तों जिस समय देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 के आसपास में, मतलब बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब क्रांतिकारी आंदोलन अपने शबाब पे था, पीक पे था, उस समय आज़ाद साहब भी क्रांतिकारियों के साथ जाकर के मिल गए दोस्तों। उस समय के श्याम शंकर चक्रवर्ती नाम के एक बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ीं। उनके साथ मिलकर के उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजनाओं को निष्पादित किया, परफॉर्म किया। दोस्तों आज़ाद साहब की क्रांतिकारी विचारों में सबसे बड़ा योगदान ये है, क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे बड़ा योगदान ये है कि उनके ही प्रस्ताव पर देश के बाकी हिस्सों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बनाए गए या क्रांतिकारी गतिविधियों को आयोजित किया गया। इस तरीके से आज़ाद साहब अपने शुरुआती दौर में क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े रहे। यह अलग बात है कि उसका अनुभव उन्हें बहुत मिक्स टाइप का अनुभव रहा, लेकिन ये शुरुआती दौर में निश्चित रूप से दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे। उनके लाइफ में दोस्तों एक बड़ा टर्न आया 1912-13 के आसपास। दोस्तों 1912-13 का वो साल था जब सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया अलीगढ़ आंदोलन, जिसका जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था और जिसका एक राजनीतिक अभिव्यक्ति थी मुस्लिम लीग, और जो कि पूरी तरीके से सरकार परस्त नीतियों में विश्वास करती थी, ब्रिटिश एम्पायर का समर्थक थी। यानी कि दोस्तों मुस्लिम लीग का मानना यह था कि भारत में अगर मुसलमानों को सामाजिक आर्थिक विकास करना है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य का हिमायती बन करके रहना पड़ेगा।
दोस्तों इस सोच में 1911-12 के आसपास में या मुस्लिम लीग की इस सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था और मुस्लिम लीग के जो युवा नेता थे वो 1911 आसपास 11-12 के आसपास में कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य को बेनकाब कर रहे थे और ब्रिटिश एम्पायर के चालों को समझने लगे थे। दोस्तों जिस समय मुस्लिम लीग के युवा नेता, यानी कि यूँ कहें कि मुस्लिम लीग में एक ऐसे युवा नेताओं की जमात खड़ी हो गई जो कि दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर के चरित्र को बेनकाब कर रहे थे और राष्ट्रीयता का दम भरना शुरू कर दिया था और अपने अंदर स्वराज का हुंकार लगाना शुरू कर दिया था, यानी कि स्वराज को अपना लक्ष्य रख लिया था। उसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भी स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश एम्पायर का विरोध कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की हमेशा से कोशिश रही। इस मामले में दोस्तों सर सैयद अहमद खान से उनकी विचारधारा इस तरह से अलग है कि सर सैयद अहमद खान ने, जैसा मैंने बताया, कि वो ब्रिटिश एम्पायर का, भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश एम्पायर का समर्थक बना रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बगैर इनके सहयोग से मुसलमानों का विकास संभव नहीं है और इस तरह से वो हिंदुओं से पीछे उठ जाएंगे। इसके ठीक विपरीत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ सचेत किया। उनको ये बताने की कोशिश की कि भारत के मुसलमानों का भविष्य ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं बल्कि भारतीयता के साथ है, भारत के लोगों के साथ है। इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के शानदार समर्थक रहे। दोस्तों उनका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को इस बात का विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों के दुश्मन हैं जितने वो अन्य भारतीयों के दुश्मन हैं। यानी कि दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के चरित्र को बदलने में उनका बड़ा योगदान है। एक ऐसी वैचारिक लड़ाई जिससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब लड़ रहे थे, इसके लिए दोस्तों उन्होंने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दोस्तों अल हिलाल पत्रिका में उन्होंने एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया जिसके माध्यम से उन्होंने भारत के मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में लामबंद करने, एकजुट होने और साथ ही साथ दोस्तों ये समझाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश एम्पायर भारत में मुसलमानों का विरोधी है। दोस्तों देखते ही देखते 26,000 से भी ज़्यादा प्रतियां उसकी 1-2 वर्षों में ही बिक गई। ओके, अल हिलाल की लोकप्रियता को देखते हुए और इस अल हिलाल के द्वारा ही दोस्तों वो एक काफ़ी लोकप्रिय मुस्लिम नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। दोस्तों अल हिलाल की लोकप्रियता को देखते हुए अबुल कलाम आज़ाद साहब की इस पुस्तिका को, यानी कि मैगजीन को, अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया। इस पर 1915 में दोस्तों बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने हार नहीं माना और उन्होंने एक दूसरी पत्रिका अल बलाग की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों अल बलाग भी बहुत ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाया क्योंकि इनको अलग अलग प्रांतों के गवर्नर्स ने इनको अपने वहाँ आने से रोक दिया। बिहार में दोस्तों इनको फिर आगे चल करके नज़रबंद कर दिया गया और फाइनली 1919 में जाकर के इनको जेल से 1920 में जाकर के दोस्तों इन्हें नज़रबंदी इनके ऊपर लगी थी उन्हें हटाया गया। दोस्तों अब आइए नज़र डालते हैं इस महान शख्सियत के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद साहब के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को हम 2 कालों में बांट सकते हैं। पहले 1940 के पहले, यानी कि जो पहला फेज़ है 1940 के पहले 1920 से लेकर के 1940 तक, और दूसरा 1940 से लेकर के 1947 तक। दोस्तों 1920 से लेकर के 40 तक का जो उनका राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक सफ़र रहा वो ठीक ठाक तो रहा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसमें उनका योगदान नहीं है, उस समय में भी उनका एक बहुत ही शानदार योगदान है। लेकिन दोस्तों 1940 से लेकर के 1947 के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब राष्ट्रीय आंदोलन के एक राष्ट्रीय नायक के रूप में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि भारत के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में दोस्तों उनका नाम लिया जा सकता है। यानी कि 1940 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और ओवरऑल दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। तो पहले दोस्तों बात करेंगे 1920 से 40 के बीच में, यानी कि उनके राष्ट्रीय आंदोलन का पहला सफर। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले खिलाफत आंदोलन से होती है। दोस्तों 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब खिलाफत के मुद्दे को लेकर के भारत के
मुसलमानों के साथ साथ, और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दौर था, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती होने के बाद ये भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का गोल्डन एज भी था दोस्तों। तो इस समय सभी लोग मिल करके, भारत के हिंदू मुसलमान या सभी धर्मों के लोग मिल करके सरकार के इस नीति का खिलाफ विरोध कर रहे थे कि जबकि खिलाफत यानी कि खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। दोस्तों, खलीफा के दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शानदार भूमिका रही। दोस्तों, जब खिलाफत के अधिकारों को पुनः रिस्टोर करने के लिए, स्थापित करने के लिए कांग्रेस के नेता एकजुट होकर के और दिल्ली में दोस्तों एकजुट हुए और उन लोगों ने जब मांग करनी शुरू की तो ये फैसला लिया गया कि भारत से राजनयिकों का एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेज करके और वहाँ के पीएम से दोस्तों बात करके खिलाफत के अधिकारों को पूरा सुरक्षित किया जाए। दोस्तों, इस शिष्टमंडल को बनाए जाने में या इस शिष्टमंडल की योजना बनाने में अबुल कलाम आज़ाद साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस तरीके से खिलाफत आंदोलन, जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख कड़ी है दोस्तों, उसको कार्यान्वयन, उसको दोस्तों एक कार्य रूप देने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के बाद, जैसा कि आप सबको पता है कि खिलाफत आंदोलन ही आगे चल करके असहयोग आंदोलन में तब्दील हुआ। दोस्तों, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्से निभाए, अपनी हिस्सेदारी दी। दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधियों का बहिष्कार किया जा रहा था, सरकारी नौकरियों को रिजाइन किया जा रहा था, कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, और उन्होंने इस सारे बहिष्कार और स्वदेशी नीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दोस्तों, इसी दौरान इन्होंने पैगाम नाम का एक मैगजीन भी निकाली दोस्तों, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की विचारधारा का संचार करने, ब्रिटिश साम्राज्य के चरित्र को बेनकाब करने की योजना बनाई। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों, इस न्यूज़पेपर को भी 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को भारत में आधुनिक शिक्षा का शिल्पकार माना जाता है। दोस्तों, जो शुरू से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही तर्ज पर एक मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के चिंतित थे और एक ऐसा ही एक और विश्वविद्यालय बनाने को लेकर के सोच रहे थे। जब दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, जब असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी पर बल दिया जा रहा था, उसी दौरान 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया नाम का एक यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में खोला गया, जो कि जिसके ओपन होने में, जिसके एस्टेब्लिशमेंट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का बड़ा योगदान है। इस तरीके से असहयोग आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने शानदार भूमिका निभाई। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद 1928 के नेहरू रिपोर्ट में, जबकि आपको पता है कि साइमन कमीशन के बाद सरकार की चुनौती देने पर कि क्या भारतीय लोग एक साझा संविधान बना सकते हैं जिसमें कि सभी भारतीयों की सहमति हो, जिसको बेस बना करके एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सभी भारतीयों की सहमति लाने की कोशिश की गई थी, और जिसको लेकर के आगे इसी नेहरू रिपोर्ट को लेकर के जिन्ना ने, जो अब तक कांग्रेस के बड़े हितैषी थे और कांग्रेस के करीबी नेता माने जाते थे, इसी रिपोर्ट के बाद दोस्तों जिन्ना ने कांग्रेस से अपने आप को अलगाव कर लिया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को लेकर के उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। लेकिन दोस्तों, एक प्रगतिशील मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया। नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों इस बात का प्रावधान कि भारत में हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त निर्वाचक मंडल होना चाहिए, यानी कि मुसलमानों के लिए अलग से कोई निर्वाचक मंडल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि सांप्रदायिकता को एक शिनाख्त देता है। यानी कि दोस्तों, अगर मुसलमानों को एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता है तो मुसलमान अपने हितों को सामाजिक, अपने हितों को धार्मिक, अपने राजनीतिक हितों को धार्मिक चश्मे से देखना शुरू कर देंगे। इस बात को लेकर के मौलाना आज़ाद साहब भी चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट के संयुक्त निर्वाचक मंडल, यानी कि सभी लोग साथ में वोट करें, इस बात का उन्होंने ज़बरदस्त समर्थन किया, और ये कहीं ना कहीं उनके प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के बाद 1930 में जो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन में भी अबुल कलाम आज़ाद साहब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली। नमक आंदोलन जिसे कहते हैं दोस्तों, नमक आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का हर तरीके से साथ दिया। देश में जगह जगह दोस्तों उन्होंने आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और बाद में जेल भी गए। दोस्तों,
ऐसा कहा जाता है कि 1930 से लेकर के 1931 1934 तक 4 वर्षों तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। फिर भी दोस्तों जेल में रह करके भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को अपने समाचार पत्रों के माध्यम से अपना बिगुल बजाते रहे दोस्तों, या लोगों को बताते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों उनकी लगातार भूमिका बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों 1940 में जब जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव में अलग पाकिस्तान की बात की, और जब वो इस जिद पर आ गए कि अब भारत में वो एक अलग पाकिस्तान बना करके ही मानेंगे, तब उनके इस अलग पाकिस्तान का विरोध करने वालों में सबसे आगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही थे। दोस्तों आज़ाद साहब ने कहा, आज़ाद साहब ने जिन्ना के न केवल पाकिस्तान की विचारधारा का विरोध किया, बल्कि उनका स्टेटमेंट था कि जिन्ना भारत के मुसलमानों को काट कर एक ऐसे काल्पनिक देश में फेंक देना चाहते हैं जहां पर उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। दोस्तों मौलाना साहब का ये स्टेटमेंट उनके विज़न को दर्शाता है कि वो कितने दूरदर्शी नेता थे कि उन्होंने देखा कि भारत में से अलग होकर के पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति वाकई बहुत अच्छी नहीं रहेगी दोस्तों, जो आज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु में रखते हुए, आप मौलाना आज़ाद साहब को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु में रखते हुए देख सकते हैं दोस्तों 1940 में आपको, जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि 1940 से लेकर के 45 तक मौलाना आज़ाद साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों, और अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कार्यरूप देने, उनको एक दिशा देने और उनको एक अंजाम तक पहुंचाने में मौलाना आज़ाद साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही दोस्तों। जैसा कि पता है दोस्तों कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ही कर रहे थे, और जब उनको इस दौर में पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, वैसे पहली बार उनको 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। रामगढ़ अधिवेशन तब हो रहा था जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों ने यह घोषित कर दिया था कि भारतीय लोग उनके साथ हैं। चूंकि दोस्तों अंग्रेज किसी भी हालत में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करना चाहते थे, और कांग्रेस इस बात पे जिद में आ गई थी कि जब तक अंग्रेज भारतीयों को स्वतंत्रता नहीं दे देते या पूर्ण स्वतंत्रता जैसी कोई बात नहीं कर देते, तब तक भारतीय अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जो हमेशा के लिए यादगार हैं दोस्तों। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने 3-4 मुद्दों को बहुत ही दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत ही विस्तार से व्यक्त किया। जैसे उनके अध्यक्षीय भाषण हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित था। उनके अध्यक्षीय भाषण का एक बहुत बड़ा पहलू है जो हिंदू मुस्लिम एकता पर से संबंधित था दोस्तों। जब उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और इस बात का मुझे गहरा एहसास है कि मैंने इस्लाम की 1300 वर्षों की गौरवशाली परंपराएं विरासत में पाई हैं, लेकिन मुझे इस बात का उतना ही गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और उस महान देश का निवासी हूँ जिसने विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया है, और मैं इस दावे को कभी छोड़ नहीं सकता। दोस्तों उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि यदि आज कोई फरिश्ता आसमान से उतर आए और कुतुब मीनार की ऊंचाई से घोषणा करे कि हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ दे तो भारत को 24 घंटों में स्वराज मिल जाएगा, तो मैं स्वराज से इनकार कर दूंगा, क्योंकि यदि स्वराज में देर हुई तो यह भारत का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता नष्ट हो गई तो यह पूरी मानवता का नुकसान होगा। इस प्रकार कलाम साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देने की कोशिश की या जोर दिया, और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया दोस्तों। साथ ही साथ अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अंग्रेजों के इस निर्णय का कि भारतीय लोग या कांग्रेस या भारतीय लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके साथ अघोषित रूप से समर्थन दे रहे हैं, मतलब बगैर किसी सशर्त समर्थन दे रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अंग्रेजों के इस घोषणा के प्रति भारतीयों में नाराजगी थी और कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस बात की निंदा की गई कि हम आपके साथ नहीं हैं। दूसरी बात, इस बात को भी रिपीट किया गया कि जब तक आप हमें आज़ादी नहीं दे देते, जब तक ब्रिटिश भारतीयों को आज़ादी नहीं दे देते, तब तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसी अधिवेशन में इनकी ही अध्यक्षता में दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे पूर्ण स्वराज को पुनः न केवल दोहराया गया
बल्कि भारत के लिए एक अंतरिम सरकार की भी मांग गई। और ये भी कहा गया कि अगर सरकार हमें अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमें कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति को पूरा अधिकार होगा कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कोई बड़े आंदोलन की तैयारी करे। दोस्तों, यही जो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, इस अधिवेशन में जो लिए गए निर्णय थे, यही निर्णय आगे चल करके क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का आधार बने दोस्तों, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्य समिति को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो जब चाहे तब सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर सकती है। दोस्तों, मौलाना आज़ाद साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जहां पे उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, जिस घटना को उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में बहुत ही प्रमुखता से तरजीह दी है, और हम लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने के दौरान इस घटना को बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़ते हैं दोस्तों। वो घटना है दोस्तों लॉर्ड वेवेल का प्रपोजल, 1945 का दोस्तों लॉर्ड वेवेल का प्रपोजल तथा शिमला सम्मेलन। आइए दोस्तों उस पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, कहानी 1945 की मई जून की है कि जब अभी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों लगातार अपने जोरों शोर पे चल ही रहा था और जापान बड़ी तेज़ी से भारत की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए दोस्तों भारत की तरफ अग्रसर हो रहा था। ऐसे में जापान के द्वारा भारत को जीत लेने का खतरा था दोस्तों। भारत को जीत लेने का मतलब कि वो ब्रिटेन को जीत लेना था, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था दोस्तों। जापान के इस हमले को रोकने और तथा जापान के इस गति को रोकने के लिए भारतीय दक्षिण एशिया में अंग्रेज़ों को भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी हो गया था दोस्तों। अगर जापान को वाकई में रोकना है तो भारतीयों का सहयोग यहाँ पे आवश्यक था दोस्तों। इसीलिए ब्रिटिश राजनयिकों ने यह फैसला लिया कि भारतीयों का सहयोग लाने के लिए, भारतीयों का इस युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग लेने के लिए उनके साथ एक बातचीत किया जाए। तब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल को एक भारतीयों के साथ प्रपोजल रखने की बात की गई, जिसको वेवेल प्रस्ताव कहते हैं दोस्तों। वेवेल प्रस्ताव में ये बात कही गई। कुछ प्रस्ताव में दोस्तों मुख्य रूप से ये बात थी, वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसमें मोटे तौर पे बात ये थी कि एक 14 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई जाएगी, एक सरकार बनाई जाएगी, ऐसे कह सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों गवर्नर जनरल और जो चीफ कमांडर इन चीफ है उसको छोड़ करके, यानी कि 2 सदस्यों को छोड़ करके बाकी के जो 12 सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे दोस्तों। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अब भारतीयों को एक प्रकार से केंद्रीय सरकार बनाने का मौका मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि लगभग सत्ता परिवर्तन का मामला सॉल्व हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आकर के ये प्रपोजल कहीं ना कहीं फेल हो गया दोस्तों। वेवेल प्रस्ताव को पर बातचीत करने के लिए लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला में 24 जून 1945 को दोस्तों एक भारतीय नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया, जो इतिहास में शिमला सम्मेलन के नाम से फेमस है दोस्तों। भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 21 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस को लीड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। चूँकि उस समय आज़ाद साहब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए उनका लीड करना स्वाभाविक था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने लीड किया था दोस्तों, मुस्लिम लीग को लीड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। सरकार के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था कि जो 12 सदस्यों को कार्यकारी सरकार में नियुक्त किया जाना है, उनमें से 6 सदस्य कांग्रेस के द्वारा और 6 सदस्य मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों जिन्ना के द्वारा ये शर्त लगा दी गई कि कांग्रेस सभी हिंदू सदस्यों का चुनाव करेगी और मुस्लिम लीग सभी मुसलमान सदस्यों का चुनाव करेगी दोस्तों। ये जिन्ना के द्वारा इसलिए अड़ंगा था और ये शर्त इसलिए भी मानने लायक नहीं थी क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन थी दोस्तों। कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम और भारत के सभी वर्गों की पार्टी थी, सभी दलों की और सभी जातियों की पार्टी थी। लेकिन दोस्तों जिन्ना ने यह साबित करने की कोशिश की कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस प्रकार के शर्त पर कोई भी समझौता हो पाना मुश्किल था, क्योंकि कांग्रेस वास्तव में एक राष्ट्रीय पार्टी थी और ये कहना कि सभी मुस्लिमों का चुनाव
मुस्लिम लीग करेगी, ये मुस्लिम लीग साबित करना चाहती थी कि वो भारत में मुस्लिमों की रहनुमा है, मुसलमानों की नेता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आकर के जबकि भारत के राजनीतिक मसले सॉल्व होते हुए नजर आ रहे थे, अब सांप्रदायिक मसलों पे दोस्तों बातचीत अटक गई और ये सम्मेलन फेल हो गया। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम साहब की लीडरशिप में जब कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया तो जिन 6 सदस्यों को चुने जाने की बात थी उसमें से एक स्वाभाविक रूप से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक सरदार पटेल थे और दूसरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना आज़ाद साहब की प्रगतिशील सोच को देखिए कि उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा कि जो सदस्य चुने जाने हैं कांग्रेस के द्वारा, उसमें से भारत के एंग्लो इंडियंस को भी, ईसाइयों को भी और सिखों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि कांग्रेस की चुने हुए या कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए जो सदस्य हों वो भारतीयता को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करते हों या भारत के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर के चलने की सोच हो। ये कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी दूरदर्शी सोच को प्रदर्शित करती है। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का कहना था कि जिस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना को आधे का अधिकार मिल रहा था, 25% मुस्लिम की आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार उन्हें आधे का अधिकार मिल रहा था, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा देना कहीं ना कहीं एक मूर्खता थी। दोस्तों, जिन्ना की मूर्खता थी। खैर, इन सब बातों को लेकर के आखिरकार जैसा आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक मसले अब सॉल्व होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों सांप्रदायिक मसलों पर ये सम्मेलन विफल हो गया और उसके बाद से ही दोस्तों लगने लगा था कि अब देश में विभाजन हो करके रहेगा या विभाजन की परिस्थितियां बननी शुरू हो गई थी 1945 के बाद। दोस्तों, इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों INA विद्रोह में। आप सबको पता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जापान के सहयोग से एक सेना बनाई थी और जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। और ये आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर आक्रमण करके, यानी कि ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करके भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया था दोस्तों। परंतु अमेरिका द्वारा जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय सैनिक, जितने भी ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक दक्षिण पूर्व एशिया में थे दोस्तों, वो गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें भारत पकड़ करके लाया गया और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था। दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जब उनको लगा कि इन सैनिकों को कहीं ना कहीं मृत्युदंड दे दिया जाएगा, तब अबुल कलाम आज़ाद साहब ने आगे बढ़ करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इन क्रांतिकारियों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। दोस्तों, उन्होंने ये तर्क दिया कि अगर इन क्रांतिकारियों ने कहीं भी अगर गलती की है, राजद्रोह का जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती है। चूँकि ये जितने भी सैनिक थे ये भारतीय ही थे, ब्रिटिश सेना के ही थे। उनका तर्क ये था कि ये सारे सैनिक ब्रिटिश सेना के ही थे और उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए ही, ब्रिटेन के लिए ही जापान से युद्ध किया था। ब्रिटेन ने उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ब्रिटेन ने इन सैनिकों को तात्कालिक तौर पे आज़ाद कराने के लिए कोई प्रयास किया, या फिर उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर इन सैनिकों को आज़ाद नहीं किया जाएगा तो जापान इन सैनिकों का इस्तेमाल भारत की सीमा पर सड़क बनाने और दूसरी चीज़ों में करेगा, जिससे कि ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा। इस प्रकार उनके इस दमदार तर्क ने लॉर्ड वेवल को लाजवाब कर दिया। दोस्तों, लॉर्ड वेवल को विवश किया कि उन क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया जाए, उन्हें मुक्त कर दिया जाए, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। इस तरीके से INA ट्रायल में, यानी कि INA विद्रोह में कहीं ना कहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शानदार भूमिका दिखाई देती है। दोस्तों, इसके अलावा 1946 के क्रिप्स मिशन में जब दोस्तों आज़ादी की पूर्व संध्या पे फरवरी 1946 में जब क्रिप्स मिशन को भेजा गया और क्रिप्स मिशन को ये कह करके भेजा गया कि इस बात के लिए दोस्तों भेजा गया कि आप भारत में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के प्रस्तावों पर विचार विमर्श कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता भी है दोस्तों कि भारत में 1945 के बाद से ही ऐसा लगने लगा था कि भारत के
राजनीतिक मसले तो लगभग तय हो गए थे, यानी कि वो सॉल्व हो गए थे कि भारत को आज़ादी कैसे दी जाए। अब जो सबसे बड़ा मसला 1942 के बाद से था वो था सांप्रदायिकता का मसला, कि सांप्रदायिक मसलों को कैसे सॉल्व किया जाए, मुस्लिम लीग को कैसे संतुष्ट किया जाए। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने एक ऐसा शानदार प्रस्ताव दिया जिसकी कैबिनेट मिशन ने भी भरपूर तारीफ की। पैथिक लॉरेंस और गांधी जी ने भी दोस्तों भरपूर तारीफ की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा कि भारत के सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र संभव समाधान ये है कि भारत में एक संघीय सरकार बने, एक केंद्रीय सरकार बने दोस्तों, जिसमें कि केंद्र को कुछ महत्वपूर्ण विभाग जैसे विदेश, रक्षा और संचार जैसी चीज़ें दे दी जाए, और बाकी के जितने भी कार्य हैं, बाकी के जितने भी विषय हैं, वो सब प्रांतों को दे दिया जाए। यानी कि प्रांतों को एक ऐसा संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हों और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दोस्तों केंद्र को दिए गए हों। निश्चित रूप से ये भारत में सांप्रदायिक समस्या का एक अच्छा समाधान साबित हो सकता था, क्योंकि अगर प्रांतों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते तो वो राज्य जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो अपने आप में स्वायत्तता को महसूस करते और भारतीय संघ के अंदर रहने के लिए शायद तैयार हो जाते। इस प्रकार इनके इस प्रगतिशील सोच की कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा भी तारीफ की गई थी। ये अपने आप में इनके दोस्तों दूरदर्शी दृष्टिकोण को, इनके विजनरी अप्रोच को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो के लगभग अंत में अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे दोस्तों कि 1946 के बाद देश की वो कैसे हालात बन गए थे, जिसकी वजह से जहाँ पे कांग्रेस के मुख्य कर्ता धर्ता या जो कांग्रेस के जो मेन फ्रंट के लीडर थे, उन्होंने आज़ादी और पार्टीशन को कबूल कर लिया था, यानी कि विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और मौलाना आज़ाद जो पूरे जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे और विभाजन के घोर विरोधी रहे, उन्होंने वो किंग कर्तव्य विमूढ़ बन करके और मूक दर्शक बन करके देखते रहे। इस बात की दोस्तों इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जो आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम, उस किताब को लिखते हुए 1959 में दोस्तों 30 पृष्ठों को, उस किताब के 30 पन्नों को दोस्तों उन्होंने बचा करके रख लिया था। और उन्होंने तत्कालीन तौर पे उस किताब को उन 30 पन्नों को दोस्तों प्रिंट करने के लिए या उसको पब्लिश करने के लिए दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था। मना करने के पीछे उनकी कुछ बहुत ही गहरी सोच थी। एक्चुअली वो उन लोगों को, सोचिए दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को दर्शाता है कि वो नहीं चाहते थे कि जो अब जिनके हाथ में देश की बागडोर आने जा रही है, उनके ऊपर कोई आक्षेप लगे और उनके भारत के राष्ट्र निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न हो। इसलिए दोस्तों 30 पृष्ठों को उन्होंने तत्कालीन तौर पे छुपा दिया और भोपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में उसे बचा करके रखा गया, जिसे उनकी मृत्यु की 30वीं पुण्यतिथि पे, यानी कि 1988 में दोस्तों इस किताब को, उस 30 पन्नों को जोड़ करके इस किताब में पुनः पब्लिश किया गया, जो कि बाद में अब पूरी तरीके दोस्तों वो 30 पेज भी अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, वो जो 30 पेज है, वो 30 पेज भारत के विभाजन के राज पर से पर्दाफाश करता है दोस्तों, और भारत के विभाजन के पर बहुत सारे लोगों पर सवाल या निशान खड़ा करता है, खासकर जो समय भारत के नेतृत्व करता थे, जैसे गांधी जी, पटेल और नेहरू। दोस्तों, हम तीनों पहले बात करेंगे कि कैसे सरदार पटेल साहब का मतभेद था विभाजन को लेकर के। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार देश में एक अंतरिम सरकार बनना था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की भागीदारी होनी थी। दोस्तों, सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने भाग लिया। लेकिन शुरू से ही मुस्लिम लीग की ये नीयत थी कि वो इस सरकार में इसलिए शामिल हो रही है कि वो कांग्रेस के नेताओं को ठीक से काम ही नहीं करने देगी। दोस्तों, सरदार पटेल साहब ने, चूंकि लॉर्ड वेवेल उस समय वित्त मंत्रालय लियाकत अली को देने के लिए जिद पर थे कि वित्त मंत्री लियाकत अली लेंगे और गृह मंत्रालय जो है सरदार पटेल लेंगे, ये एक बहुत ही दोस्तों कह सकते हैं कि बहुत ही दोस्तों गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि ऐसा देखने को मिला कि लियाकत अली के बगैर एक सिग्नेचर के सरदार पटेल एक चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर सकते थे। दोस्तों,
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के द्वारा बार बार अड़ंगा लगाने की वजह से सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि माउंटबेटन योजना को यानी कि भारत के विभाजन को स्वीकार किया। और तब से ही लेकर के वो लगातार ये संदेश देने लगे, ये मैसेज, ये वक्तव्य, स्टेटमेंट देने लगे दोस्तों कि भारत का विभाजन ज़रूरी हो गया है। यानी कि यूँ कहें कि विभाजन को स्वीकार करने वालों में सबसे पहले अगर कोई थे तो पटेल साहब थे। दोस्तों मौलाना अज़ील आज़ाद साहब बड़े दुख भरे शब्दों में लिखते हैं कि द्विराष्ट्र राष्ट्र, टू नेशन थियरी के जितने बड़े पैरोकार जिन्ना थे, अब पटेल उनसे भी बड़े पैरोकार बन चुके थे टू नेशन थियरी के। विवाह मौलाना आज़ाद साहब ने तभी पटेल से कहा कि अगर भारत का विभाजन होता है और नया पाकिस्तान बनता है तो ये पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत के लिए मुसीबत रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बात को लोगों ने नहीं समझा और वो दर्द आज भी हमें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पार्टीशन के पैरोकार बने यानी कि विभाजन के पैरोकार बने वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विचारों से और उनके तौर तरीकों से भी आज़ाद साहब खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि माउंटबेटन ने बड़े ही डिप्लोमेटिकली, बड़े चालाकी से नेहरू को पार्टीशन के लिए मनाने के लिए लेडी माउंटबेटन का इस्तेमाल किया। लेडी माउंटबेटन दोस्तों एक हंसमुख मिजाज की लेडी थी जिनके साथ नेहरू साहब की अच्छी मित्रता थी। दोस्तों एक ऐसी डिप्लोमेसी अपनाई गई जहां पे लेडी माउंटबेटन के सहयोग से कहीं ना कहीं दोस्तों नेहरू को पार्टीशन के लिए मनाने का काम किया गया। माउंटबेटन के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अब आप भारत का किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकालें, चाहे पार्टीशन करके निकालें, लेकिन अब भारत का सॉल्यूशन आप निकाल लें। तो इसलिए दोस्तों माउंटबेटन इस भूमिका में दिखाई देते हैं। दूसरी बात, कृष्णा मेनन नाम के जो बाद में दोस्तों भारत के सचिव बने, कैबिनेट सचिव बने दोस्तों, वो कृष्णा मेनन साहब एक बदनाम कैरेक्टर के व्यक्ति थे दोस्तों, भ्रष्ट व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि ना तो मैं पसंद करता था, ना पटेल, ना गांधी जी, तीनों लोग ही कृष्णा मेनन साहब को पसंद नहीं करते थे। फिर भी कृष्णा मेनन साहब न केवल नेहरू के बड़े करीबी रहे, जिनको बाद में दोस्तों भारत का हाई कमिश्नर भी बनाया गया आज़ादी के बाद, और भारत के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को बहुत तरह से मना करके उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे और जो नेहरू के बड़े करीबी थे। दोस्तों अब माउंटबेटन ने कृष्णा मेनन को, नेहरू को मनाने के लिए कृष्णा मेनन का इस्तेमाल किया और उनके साथ नज़दीकियां बढ़ाई, उनको पार्टी दावत दी और इस तरीके से कृष्णा मेनन के माध्यम से नेहरू पर दबाव डाला गया कि वो पार्टीशन के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों एक तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण इल्ज़ाम जो नेहरू साहब के ऊपर लगाया जाता है वो है जुलाई 1946 में बम्बई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट जो कि कैबिनेट मिशन पर सहमति के बाद हुआ था। दोस्तों नेहरू साहब ने बम्बई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया जो कि कैबिनेट मिशन पर समझौता करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो कि कैबिनेट मिशन की मूल भावना के विपरीत था। उन्होंने कहा कि भले ही कैबिनेट मिशन एक संविधान की बात करती है, लेकिन जो भारत का संविधान सभा है वो स्वतंत्र है। दूसरी बात यानी कि वो पूरी तरीके से संप्रभु और स्वतंत्र है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्लिम लीग के अंदर एक संदेह पैदा करता था। दूसरी बात दोस्तों, प्रांतों के अनिवार्य सामूहिकरण की बात को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जो कि कैबिनेट मिशन में प्रमुख रूप से दर्शाया गया था। वास्तव में दोस्तों प्रांतों के सामूहिकरण के मुद्दे को ही लेकर के मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकार करी थी, लेकिन नेहरू ने बंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांतों के सामूहिकरण पर शक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कांग्रेस इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी नेहरू का ये स्टेटमेंट था कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है कि वह अल्पसंख्यकों के बारे में किस प्रकार के निर्णय लेगी। दोस्तों नेहरू साहब का ये स्टेटमेंट जिन्ना को विचलित कर दिया, जिन्ना के दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल कर दिया और जिन्ना को, मुस्लिम लीग को दोस्तों पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसी स्टेटमेंट के बाद जिन्ना ने दोस्तों मुस्लिम लीग से कैबिनेट मिशन से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की। जिन्ना को लग गया कि कैबिनेट मिशन कहीं ना कहीं कांग्रेस के सपोर्ट में है, तो जिन्ना के दिमाग में बात बैठ चुकी थी कि अब भारत में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसीलिए जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की और जिसकी वजह से कलकत्ता में भयंकर दंगे हुए, उसके बाद देश भर में दंगे हुए और देश का पार्टीशन हुआ।
वहीं दोस्तों गांधी जी की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहते हैं कि गांधी जी जो अंतिम समय तक ये कहते रहे कि अगर देश का विभाजन होगा तो हमारी लाश के ऊपर से होगा, यानी कि विभाजन हमारी लाश के ऊपर से करना होगा। लेकिन दोस्तों जब ऐसे स्टेटमेंट देने वाले गांधी जी जब अबुल कलाम आज़ाद साहब से मिलते हैं तो वो भी दोस्तों नजरें चुराते हुए दिखाई देते हैं, वो भी पटेल के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार आज़ादी की पूर्व संध्या पे ये अबुल कलाम आज़ाद देश का नायक, देश का बच्चा, देश का क्रांतिकारी, किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखाई देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब किधर जाएं। और इस प्रकार से दोस्तों देश का पार्टीशन हुआ और देश आज़ाद हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि अबुल कलाम आज़ाद साहब ने किस प्रकार भारत के सपूत के रूप में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। दोस्तों ये वीडियो इस महान शख्सियत को एक खिराज अकीदत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।